दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में जो तबाही मची, क्या ये तबाही रोकी जा सकती थी? दोस्तों, जब भी इस तरह की खबरें आती है, हम प्रकृति के रौद्र रूप की बात करते हैं। ये बात सही है कि कहाँ बादल फटेगा और उस बादल फटने के बाद उस इलाके में कितनी तबाही आएगी, ये कोई भी सरकार नहीं बता सकती। अगर हमें कहें कि फलानी सरकार ने पहले क्यों नहीं बताया कि बादल फटने वाला है, तो ये बिल्कुल अनप्रैक्टिकल बात है, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो जानमाल का नुकसान हुआ है, क्या इसको रोका जा सकता है? इसको लेकर दोस्तों दैनिक भास्कर ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर छापी है और मुझे लगता है कि आपको मुझको ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये मामला किसी पहाड़ी इलाके के छोटे से गांव का है, तो नहीं, ये मामला आपकी मेरी जिंदगी का है। क्योंकि अगर ये किसी पहाड़ी इलाके में हुआ है तो फिर किसी मैदानी इलाके में नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? दोस्तों, कल से आप न्यूज चैनल्स में यही खबर चलते हुए देख रहे हैं कि किस तरह से बादल फटा, फिर पहाड़ टूटा, फिर पानी के संग मलबा आया। अब तक जो जानकारी मिली है उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो अनऑफिशियल आंकड़ा है, जो जानकार वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि इससे कहीं ज्यादा है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, जरा आप इन तस्वीरों को देखिए बिफोर और आफ्टर की। बादल फटने से पहले उस हिस्से में कितने होटल्स, कितने घर, कितनी आबादी आपको दिखाई दे रही है, और बादल फटने के बाद आपको वहां पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है। ये तस्वीर बताती है दोस्तों कि कितने लोग लापता हैं। दैनिक भास्कर ने 100 लोगों के लापता होने की हेडलाइन बनाई है, इंडियन एक्सप्रेस इसको 60 बताता है। ये दोनों हेडलाइन बताती हैं कि जो लापता लोगों का आंकड़ा है वो कहीं ज्यादा है जितना ऑफिशियली बताया जा रहा है। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ सीधा मुद्दे पर कि क्या इस तबाही से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता था? तो दैनिक भास्कर की आज की खबर बताती है दोस्तों, फ्रंट पन्ने की खबर बताती है कि हाँ, इसको रोका जा सकता था और इसको लेकर लगातार सरकार को चेताया जा चुका है। दोस्तों, ये देखिए, दैनिक भास्कर इनसाइड में आज पहले पन्ने में यह खबर छपी है जिसमें बताया गया है कि धराली गांव में 1864 को, 2013 को और 2014 में भी बादल फटने के बाद पहाड़ टूटा। बिल्कुल ऐसी ही तबाही आई और इससे खीर नाले ने तबाही मचाई जैसे आज मचाई थी। ये जो नाला आप उफान मारते हुए आगे आते हुए देख रहे हैं ना दोस्तों, ये कहने को नाला है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इसको बोलते हैं गधेरा। पहाड़ी इलाकों में नालों को बोलते हैं गधेरा। तो पहाड़ी इलाके के जो गधेरे होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। आप अगर मैदानी इलाके में रह रहे हैं और आपको लग रहा है कोई नाला होगा जिसमें पानी होगा, पहाड़ी इलाके का गधेरा मतलब कि नाला कब भर जाए और कब पूरे इलाके को लील जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए गधेरे के आसपास कोई रिहाइश बसाना पसंद नहीं करता। गधेरे के आसपास की जमीन अमूमन बंजर पड़ी रहती है, वहां पर कोई अपना घर नहीं बनाना पसंद करता, क्योंकि पता नहीं गधेरे में कब पानी आ जाए और घर बह जाए। तो ये जो पानी का बहाव आप देख रहे हैं, इस गधेरे में देख रहे हैं। अब जो जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तीनों ही आपदाओं में, कब, जब 1864, 2013 और 2014 में इस तरह की आपदा आई, बादल फटा और उसके बाद पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरा, तीनों ही आपदाओं के बाद धराली गांव में कहीं और बसाने की सलाह सरकार को दी थी। सरकार से कहा था, राज्य सरकार से, डबल इंजन की बीजेपी सरकार को यह बताया गया था कि आप ये जो गांव है ये कहीं और बसा दीजिए, ये जो इलाका है यहां पर रिहाइश के लिए लोगों का रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, ये भी बताया गया, इस खबर में देखिए लिखा है, ये भी बताया गया है कि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बम पर बैठा है, लेकिन इसे शिफ्ट नहीं किया गया। कितनी हैरानी की बात है दोस्तों, यहां पर होटल्स हैं। अब सोशल मीडिया में लोग अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जो कि 1 साल पहले या 6 महीने पहले या कभी इस इलाके में गए। देखिए, एक शख्स ने तस्वीरें शेयर की हैं जो धराली गांव में कुछ वक्त पहले गए थे 4 धाम यात्रा के लिए। वो बता रहे हैं कि कितने रिहाइश वाला ये इलाका है। आप देखिए कितना शानदार बाजार है। पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे जो गांव होते हैं वहां पर ऐसा ही इलाका होता है, इस तरह के बाजार होते हैं। आप देखिए दोस्तों, कितने लोग यहाँ पर रह रहे होंगे, स्थानीय लोग भी रह रहे होंगे, यहाँ पर टूरिस्ट भी बड़े स्तर पर आते हैं। और इसके लिए लगातार जो भूवैज्ञानिक हैं वो ये बता रहे हैं, सरकार को सलाह दे रहे हैं कि आप इस पूरे गांव को कहीं और बसा दीजिए, ये इलाका टाइम बम पर बैठा हुआ है। लेकिन कोई है ही नहीं बात सुनने वाला, कोई है ही नहीं जानकारी लेने वाला। आगे देखिए इस खबर में क्या लिखा है। वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर एसपी सती बताते हैं कि धराली ट्रांस हिमालय 4000 मीटर से ऊपर में मौजूद मेन सेंट्रल थर्स्ट में है। ये एक दरार होती है जो मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से जोड़ती है। ये भूकंप का, गौर से सुनिएगा,
यह भूकंप का अति संवेदनशील जोन भी है। जिस पहाड़ से खीरगंगा नदी आती है वो 6000 मीटर ऊंचा है। जहां भी वहां से सैलाब आता है धराली को तहस नहस कर देता है। करीब 6 महीने पहले पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर खीरगंगा पर गिरा था, लेकिन ये अटक गया। संभवतः इस बार वही हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। 6 महीने पहले पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरा था, लेकिन वो अटका रहा, वो पानी के साथ नीचे नहीं आया। अब जब पानी का बहाव बहुत तेज आया क्योंकि बादल फटा, तो वो टूटा हुआ जो हिस्सा था वो उसका मलबा और पूरा नीचे आ गया। तो 6 महीने पहले कोई पहाड़ का हिस्सा टूटा है, क्या वहां पर सरकार को कुछ नहीं पता? दोस्तों, सरकार के पास पूरा तंत्र होता है, पूरा स्थानीय प्रशासन होता है, पहाड़ी इलाकों में तो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। मैं हैरान हूं कि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार आखिर इस तरह के खबरों को लेकर मौन क्यों बैठी रही? उसे पता नहीं था कि वो अपने लोगों के साथ कैसा खिलवाड़ कर रही है। मैं खुद पहाड़ी हूं दोस्तों, मैं खुद उत्तराखंड से हूं। मैं जान सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि इस आपदा को आप नहीं रोक सकते, लेकिन इस आपदा में होने वाले नुकसान को सरकार रोक सकती थी, और अब तो सबूत बता रहे हैं कि रोकी जा सकती थी। आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है ये सरकार के लिए। अब हर कोई राहत बचाव की बात कर रहा है, जो कि होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। अब हर कोई शोक इस पर व्यक्त कर रहा है कि बड़ी शोक की बात है। पीएम से लेकर गृह मंत्री से लेकर सीएम से लेकर लगातार दोस्तों खबरें चल रही हैं कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री से बात की और कहा है कि हर संभव मदद करेंगे। हर संभव मदद क्या करेंगे? पहले अपने मुख्यमंत्री से पूछिए तो सही। जब उनको जानकार बता रहे थे कि धराली गांव जो है वो टाइम बम पर बैठा हुआ है, तो उस टाइम बम को पहले ही निष्क्रिय क्यों नहीं किया गया? क्या इंसानी जान की कोई वौकत नहीं है, कोई कीमत नहीं है? दोस्तों दैनिक भास्कर की एक और खबर जो आज छपी है, देखिए ये खबरें क्या होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं, लेकिन छोटे छोटे हिस्से में छपती हैं, इसलिए लोगों की नजर नहीं जाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आज की ये खबर देखें। दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड में मॉनसून में सामान्य 10% से ज्यादा ही बारिश हुई है। इस बार मॉनसून देश में काफी अच्छा है, तो उत्तराखंड में भी 10% से ज्यादा ही बारिश हुई है। 10% कुछ नहीं होता पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में तो वैसे भी बारिश होती रहती है, बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां स्थानीय बादल बनते हैं और बारिश होती रहती है थोड़ी बहुत। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि नदियां अपने साथ मलबा बहाकर लाईं, क्योंकि दोस्तों सड़कें बनने के बाद जो मलबा है वो नदी में फेंका जा रहा है। इसी वजह से नदियां जब भी बहती हैं मलबा साथ लाती हैं, और इसीलिए तबाही ज्यादा होती है। क्यों फेंका जा रहा है दोस्तों पहाड़ी इलाकों में हाल के सालों में सड़कें बनी है, बहुत अच्छी बात है, बननी चाहिए। किसी भी देश में जब सड़क बनती है तो वही उसके विकास को अग्रसर करती है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, जो हिमालयन रेंज है, इसके जो पहाड़ हैं, ये बहुत यंग रेंज है। हिमालयन रेंज दुनिया के बाकी रेंज से बहुत ही यंग रेंज है, तो इसके जो पहाड़ हैं ये बनस्पत बहुत बाकी पहाड़ों से बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा मजबूत पहाड़ नहीं है। तो अगर आप इन पहाड़ों को काटकर रोड्स बना रहे हैं तो उसके मलबे को ठीक जगह फेंकना आपकी जिम्मेदारी है। नदियों में अगर आप मलबा फेंकेंगे तो नदियां समाहित थोड़ी करेंगे मलबे को, नदियों के साथ मलबा रहेगा। जब नदियों में उफान आएगा, पानी भी आएगा, मलबा भी आएगा, और उसके बाद तबाही मची है। दोस्तों ये सारी खबरें मैं कोई सूत्रों के हवाले से नहीं बता रही हूं, आज के अखबारों में ये खबरें छपी हैं, लेकिन मजाल है कि आपको गोदी मीडिया ये खबर बता दे। दोस्तों प्राकृतिक आपदा को हम नहीं रोक सकते, लेकिन प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए प्रबंध तो हम कर सकते हैं ना। दोस्तों ये हैं डॉक्टर अक्षय देवरस, ये रिसर्च साइंटिस्ट हैं नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड डिपार्टमेंट, मतलब मेक डिपार्टमेंट में जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं ना, उनके आप कह लीजिए रिसर्च साइंटिस्ट हैं। बहुत ऊंचा पद, बहुत बड़ा पद। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, वो क्या कह रहे हैं? पिछले साल वायनाड था, अब उत्तराखंड का धराली है। पश्चिमी घाट और हिमालय हर मॉनसून में कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं। ये एक भयानक चेतावनी है कि जब जान पर बनाती है तो मौसम की वास्तविक निगरानियां और चेतावनी प्रणालियां नाकाम हो जाती हैं। दोस्तों हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन कहां पर दबाव ज्यादा बन रहा है, कहां पर मौसम ज्यादा खराब हो सकता है, और वक्त से पहले ही वहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए जाएं, वहां पर आबादी को खाली कर दिया जाए, ये तो हम कर सकते हैं। कल की मैंने ये वीडियो भी आपको दिखाई थी। दोस्तों ये देखिए, जब पानी का बहाव आया तो लोग कैसे भाग रहे थे, गाड़ियां छोड़कर लोग पैदल भाग रहे थे, क्योंकि उस इलाके में बड़े स्तर पर टूरिस्ट भी आते हैं, स्थानीय लेवल के लोग भी रहते हैं। लेकिन भाव इतना ज्यादा था कि कोई अपनी जान कैसे बचाएगा, कोई कैसे इस इतने भयानक बहाव से लड़ेगा। अगर पहले ही चेतावनियां जारी कर दी जाती अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा, जैसा कि ये साइंटिस्ट बता रहे हैं, तो ये लोग वहां होते ही नहीं, उस इलाके को खाली करा लिया जाता। और ये संभव है दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में तूफान आते रहते हैं। उड़ीसा वो राज्य है जहां पर तूफान अमूमन आते रहते हैं।
लेकिन वहां का प्रशासन इतना अभ्यस्त हो गया है तूफानों से लड़ने के लिए कि उसे पता है तूफान का अलर्ट आता है, पूरा प्रशासन रेड अलर्ट पर चला जाता है, अपने हिल्स पर चला जाता है और तमाम जगहों को खाली करा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का प्रशासन अभ्यस्त है। अब बदलते हालात में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे जो दुनिया भर के नेता हैं उनको क्लाइमेट चेंज की तो पड़ी नहीं है, लेकिन अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसका नतीजा भारत जैसे मुल्क बड़े स्तर पर भुगत रहे हैं, तो भारत जैसे मुल्कों को क्या अपने बाशिंदों को बचाने के लिए ऐसी चेतावनियों को लेकर सीरियस नहीं होना चाहिए? खास तौर पर तब जब स्थानीय लेवल के जो जानकार है वो आपको बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा गांव है गलत जगह पर बना हुआ है, कभी भी तबाही आ सकती है। और उस गांव में पहले तबाही आ चुकी है, 3 बार तबाही आ चुकी है उस गांव में। उसके बावजूद भी उस पूरी बात को दरकिनार कर दिया गया और अब सारा दोष प्रकृति पर डाला जा रहा है। प्रकृति निर्दय होती है दोस्तों, लेकिन प्रकृति का दोहन जिस तरह से मानव ने किया है वो ठीक है क्या? आप चाहे हिमाचल में चले जाएं, चाहे आप उत्तराखंड में चले जाएं, इस लेवल पर, खास तौर पर उत्तराखंड की मैं बात करूंगी, मैं खुद उत्तराखंड से हूं, इस लेवल पर अवैध खनन हो रहा है, हो चुका है कि नदियां लगभग एक तरह से खाली हो चुकी हैं। इसका नतीजा क्या होने वाला है? इसका नतीजा यही होगा। उस तरफ तो कोई ध्यान जाता नहीं है, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि इसका कितना गंभीर नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है, तो यह हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों कि हम अपने लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से वक्त से पहले बचाएं, तब जबकि हमारे ही लोग हमको चेता रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।